हेलो एवरीवन टू सरकारी। आज ज्योग्राफी के सेशन में देखने वाले हैं हम अबाउट प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो प्लेन्स में अगर बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट है। इसके अलावा वेस्ट टू ईस्ट अगर जाते हैं, इसका कितना डिस्टेंस ये कवर करता है तो 3200 किलोमीटर्स कवर करता है। विड्थ की अगर बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि माउंटेन रेंजेस में भी जो विड्थ थी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो वो वेरी कर रही थी, वैसे ही प्लेन्स में भी विड्थ वेरी करती है। नॉर्थ प्लेन्स जो हैं, जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं, मतलब असम प्लेन से लेके पंजाब और राजस्थान प्लेन्स की तरफ आते हैं, तो इसकी विड्थ जो है, ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ जाती है। एवरेज विड्थ की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर्स तक रहती है। असम में हम देखते हैं 90 से 100 किलोमीटर्स के बीच में होती है, बट जैसे जैसे पंजाब और राजस्थान वाले एरिया में आते हैं 500 किलोमीटर्स हमें देखने को मिलती है। डेप्थ की बात करें, एलुवियम कितना डिपॉजिट हो रहा है भांगर खादर, उसकी अगर बात करें तो जो डेप्थ है साउदर्न साइड है जो इन प्लेन की, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जहाँ से स्टार्ट होता है, जो विंध्यान सतपुरा रेंज है उसके जस्ट ऊपर वाली जो पार्ट है, वहां पे अगर बात करते हैं तो 1300 से लेके 1400 मीटर्स तक डेप्थ देखी जाती है। बट जैसे जैसे शिवालिक की तरफ जाते हैं तो एलुवियम जो डिपॉजिट हो रहा है, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। मोनोटोनस प्लेन्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट एलिवेशन इसकी अंबाला के एरिया के पास देखी जाती है, जहाँ पे वाटरशेड बनता है अंबाला के रीजन में, दो रिवर्स के बीच में, एक तो इंडस सिस्टम के बीच में और एक गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। अगर इस पूरे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे होती हैं जो कि रिवर का जो चैनल है उसके अराउंड बनती है। एक तो फ्लड प्लेन, जिस पूरे ये जो रिवर हमारी फ्लो कर रही है, कुछ सिल्ट और डिपॉजिट अपने साथ वो लेके आ रही है, उन सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा फर्टाइल प्लेन बन रहा है। भांगर खांगर ये सब सारे फीचर्स को मिला के जो बनता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, प्रोडक्टिव होता है, और वहां पे क्या हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमस कंटेंट है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा दो चीजें और बनती है, एक तो ब्लफ और एक लेवी। तो लेवी क्या है? जस्ट जो हमारा रिवर चैनल फ्लो हो रहा है उसके एडजेसेंट साइड्स पे जहां से लैंड शुरू होता है, वहां पे वो बेसिकली सिल्ट डिपॉजिट करते हुए चल रही होती है, बट बाकी अगर फ्लड प्लेन के लेवल से कंपेयर करें, हल्का सा ये लेवल उठा होता है, क्योंकि यहाँ पे पहला कांटेक्ट आ रहा है रिवर चैनल का, तो यहाँ पे लेयर बन जाती है थोड़ी सी सिल्ट की, जो कि फ्लड के टाइम पे या फिर रिवर फ्लो काफी ज्यादा हो गया एक टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे हम देख सकते हैं ये क्रिएट हो जाता है। ब्लफ ब्लफ क्या होता है? अब ये जो रिवर जा रही है ये कट करती है, इतना जरूरी नहीं है कि ये रिवर चैनल है तो यहीं तक ही वाटर फ्लो करता है, कई बार बाहर भी वाटर फ्लो करता है। तो जब बाहर वाटर फ्लो करता है या फिर जब मियांडरिंग देखते हैं हम रिवर्स की हमारे बिहार वाले रीजन के आसपास, तो वहां पे देखा जाता है कि जो रिवर जब मियांडरिंग करता है, जो आउटर पोर्शन होता है कर्व लेता है, और जो उसका एक इनर पोर्शन होता है जहाँ पे वो डिपॉजिट करता है भांगर खादर, जहाँ से फ्लड प्लेन शुरू होता है हमारा, और एक होता है हमारा आउटवर्ड आउटवर्ड कर्व जो होता है। तो जो आउटवर्ड कर्व होता है वहां से जब वो कट करते हुए चलता है लैंड को, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी बेसिकली जो फ्लड प्लेन है उसकी, जहां से हमारा फ्लड प्लेन शुरू हो रहा है उसकी बाउंड्री को वो मार्क कर देता है, मतलब अपने साथ जो मिट्टी और वो लेके आ रहा है। यहाँ पे इतना डिपॉजिट नहीं होता है इस एरिया में, बहुत छोटा एरिया होता है ये आउटर साइड पे, बट इसके बाद जो ऊपर उठा हुआ एरिया शुरू होता है वहां से हमें पता चलता है कि यहाँ तक फ्लड प्लेन है हमारा। तो ब्लफ लाइन बन जाती है एक तरीके से। आप बोल सकते हो कि जो रिवर अपने साथ पानी लेके आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरफ्लो जब पानी का होता है तो ये ब्लफ बनते हैं। एंड क्या बताता है ब्लफ लाइन हमें? यहाँ पे हमारी एज है फ्लड लाइन की, फ्लड प्लेन की, यहाँ से इस ब्लफ लाइन से लेके इस ब्लफ लाइन तक हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक फ्लड प्लेन है, तो फ्लड प्लेन की बाउंड्री को हम बोल सकते हैं कि ब्लफ लाइन होता है। लेवी, जो कि रिवर चैनल के जस्ट जहां से लैंड शुरू होता है वहां पे एक सिल्ट की लेयर फॉर्म हो जाती है, एंड पूरे इस लैंडफॉर्म को हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। इसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विशन होता है? हमने पहले देख लिया हिमालयास, उसके बाद आता है भाबर, फिर तेराई रीजन, फिर भांगर जो कि ओल्ड एलुवियम, एंड देन खादर जो कि न्यू एलुवियम होता है।
तो भाबर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में भी बड़े बड़े हमें यहाँ पे रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कोरस डिपॉजिट्स होते हैं, बड़े बोल्डर्स, उनमें मिलता है। अब क्योंकि ये बड़े बड़े इतने पत्थर होते हैं, इनका हाइट इतनी बड़ी होती है कि जो रिवर होती है वो इनके नीचे से सीपेज करती है, इनके नीचे से बहती है। इसलिए कई बार बोला जाता है ये एरिया ड्राई है, क्योंकि ये पत्थर इतने बड़े होते हैं कि जो रिवर है वो एक तरीके से डिसअपियर हो जाती है अगर हम टॉप व्यू से देखें या सरफेस से देखें। पेडीमोंट प्लेन्स यहाँ पे बनते हैं, भाबर को हम पेडीमोंट प्लेन्स भी बोलते हैं। क्यों? यहाँ ऊपर तक हमें शिवालिक दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है, वो जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, और पहला प्लेन फॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है उनके सेडिमेंट से, उसको हम पेडमोंट प्लेन बोलते हैं, जिसको भाबर बोला जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे बड़े पत्थर ज्यादा मिल रहे हैं हमें, जो रिच एलुवियम सॉइल डिपॉजिट है, सिल्ट डिपॉजिट है, वो यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा नहीं हो पाती है, कल्टीवेशन रिच एरिया ये इतना नहीं है। एलुवियल फैन बने दिखते हैं हमें यहाँ पे। तो क्या होते हैं एलुवियल फैन? एलुवियल फैन की अगर बात करें तो बेसिकली जो इतनी बड़ी रिवर है, हिमालय से इतनी सारी रिवर्स आ रही हैं, जब वो डिसेंड कर रही है हिमालय से प्लेन्स की तरफ आ रही है, प्लेट्यू की तरफ आ रही है, तो जब फुट हिल पे वो पहुंचती है, वहां पे जो पूरा उसका माउथ बन रहा है, जो पूरा एक्सटेंट उसका बनता है, उसको एलुवियल फैन बोलते हैं। पेडमोंट प्लेन हमने देख लिया। इसके बाद भाबर रीजन की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, दो रिवर्स के बीच में, इंडस और तीस्ता रिवर। तीस्ता हमारे ईस्टर्न पार्ट में देखते हैं, इंडस हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं। तो 8 से 10 किलोमीटर तक हमें भाबर रीजन मिलता है ऑन दी फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, हम बोल सकते हैं। इसके बाद बात करें तेराई रीजन, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाबर, भाबर के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पत्थर हैं बड़े हैं, रॉक बड़े हैं, यहाँ धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि इरोजन भी हो रहा है साथ साथ में। तेराई रीजन 10 से 20 किलोमीटर वाइड, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भाबर के साउथ में लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं तेराई रीजन में, एक तो मार्शी लैंड होता है, उसके बाद स्वैम्पी एरिया हमें देखने को मिलता है, और इन दोनों के होने की वजह से जो ड्रेनेज है वो अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो अंडरग्राउंड सीपेज कम हो जाता है इसका, एंड जो नया नया यहाँ पे सॉइल बन रहा है पत्थर के टूटने से, उसकी वजह से मार्शी और स्वाम्पी एरिया यहाँ पे बन जाता है। तेराई रीजन की बात करें नॉर्थ वेस्ट से लेके, अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन से लेके नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया तक जाते हैं, तो ईस्टर्न एरिया के जो फुट हिल्स हैं, ईस्टर्न एरिया पे ईस्टर्न हिमालयस के जो फुट हिल है, मिशमी अबोर हिल्स जो हैं, उनके फुट हिल्स पे ये तेराई रीजन ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, इस वजह से स्वैम्पी और मार्शी एरिया भी ज्यादा फॉर्म होता है। तो तेराई रीजन वेस्टर्न रीजन में भी प्रेजेंट होता है, बट ज्यादा मिलता है हमें ईस्टर्न रीजन में। So can we say कि Terai region is also not good for cultivation? वी कैन से, बट हम्म, भाबर से बेटर होता है कल्टीवेशन में, बट फिर भी हाँ, आइडियल कंडीशन better. फॉर्म नहीं करता। हम्म, जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे भी पहले एक तरीके से तेराई रीजन काफी ज्यादा देखने को मिलता था, बट अभी वहां पे उस तेराई रीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इरिगेशन का यूज करके, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज करके। इसके बाद आता है भांगर। तो भांगर में तीन भांगर, पहले तो ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट्स, खादर, न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स। कैसा कलर होता है, डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे भांगर और खादर में? इसका डार्क कलर होता है भांगर का, और खादर का लाइट कलर होता है, क्योंकि नया नया डिपॉजिट हुआ है। ह्यूमस रिच होता है और प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर के लिए भांगर। अगर खादर की बात करते हैं, सैंडी टेक्सचर होता है एंड काफी ज्यादा पोरस होता है भांगर से अगर कंपेयर करें तो। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज है। भांगर पहले तो कहाँ पे मिलता है? डुआब्स में मिलता है। तो डुआब्स हैं क्या? जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे डुआब्स फॉर्म हो रखे हैं। डुआब्स क्या होते हैं? दो रिवर के बीच में बेसिकली जो एरिया पड़ रहा है उसको हम डुआब्स बोल देते हैं। जैसे कि यमुना गंगा डुआब लोकेटेड है, जहाँ पे हमें भुर फॉर्मेशन मिलता है। भुर फॉर्मेशन क्या होता है? बुर फॉर्मेशन होता है बेसिकली, बाकी के एरिया से कंपेयर करें तो जो रिवर हमारी बह रही है गंगा, गंगा के रिवर के किनारे जो एक पीस ऑफ लैंड थोड़ा बाकी के एरिया से एलिवेटेड है,
बाकी के एरिया से थोड़ा सा उठा हुआ है, सिर्फ गंगा रिवर के रीजन में, उसको हम भुर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके अलावा रेह, REH, ये क्या होता है? ऐसा एरिया जिसको हमने बेसिकली इरिगेशन हम करते आ रहे थे, हमने देखा तराई रीजन में भी हम इरिगेशन करते आ रहे थे, हमने उस एरिया को एक्सपैंड किया। अब भांगर रीजन में भी जब हम इरिगेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, और वो यूज करते करते हमने जिस एरिया पे हम क्रॉप्स उगा सकते हैं उस एरिया को जब हमने एक्सपैंड कर दिया इरिगेशन का यूज करके, उस एरिया को हम रे बोलते हैं, जो एक्सपैंडेड एरिया हो गया हमारा। फिर इसके अलावा बरिंद प्लेन्स बेसिकली जैसे हमने भुर फॉर्मेशन देखा, वैसे बरिंद प्लेन्स जो है वो हमें बंगाल के डेल्टेइक रीजन में मिलते हैं। सो जो भुर फॉर्मेशन है गंगा रिवर के एरिया में, एंड बरिंद जो बरिंद प्लेन है वो हमें मिलते हैं बंगाल के डेल्टेइक रीजन में। इसके अलावा खादर की बात करते हैं। खादर जो है लाइट कलर, सैंडी टेक्सचर, पोरस होता है, न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स, नए रिवर बेड फॉर्म करता है, क्योंकि नया डिपॉजिट यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि गंगा के किनारे हम देखते हैं कि हर साल एक नई लेयर डिपॉजिट होती है हमारे एलुवियम की। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाते हैं, बेटलैंड। अब क्या होते हैं बेटलैंड? तो जो पंजाब वाला रीजन है उसमें जो खादर रिच एरिया है उसको बेटलैंड बोलते हैं। तो जो खादर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये खादर रीजन, जब जो रीजन पंजाब के एरिया में प्रेजेंट है उसको हम बेट या फिर बेटलैंड बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये हमने देख लिया कि कैसे टाइप का हमें डिपॉजिट मिल रहा है, बोल्डर्स हैं बड़े बड़े, या फिर मार्शी और स्वैम्पी एरिया है तेराई, ओल्ड एलुवियम भांगर या न्यू एलुवियम खादर। इसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि जो प्लेन है उसकी जियोमॉर्फोलॉजी कैसे डिवाइडेड है, बट रीजनल बेसिस पे भी डिवाइडेड होती है ये। जैसे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले राजस्थान प्लेन्स, फिर पंजाब प्लेन्स, फिर गंगेटिक प्लेन्स। गंगेटिक में भी 3 पार्ट, अपर गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक और लोअर, मतलब लोअर आ जाएगा ये हमारा बंगाल वाले एरिया तक। एंड देन फिर नॉर्थ ईस्ट में हमारे असम प्लेन्स। तो ये इन पार्ट्स में हमारा जो प्लेन है वो रीजनली भी डिवाइडेड होता है। पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी हमें ट्रिब्यूटरीज इंडस की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दिल्ली अरावली रिज जो है वो हमारे पंजाब प्लेन्स को सेपरेट करती है गंगेटिक प्लेन से। क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं? हमने अभी देखा बेटलैंड, खादर रिच एरिया जो पंजाब में लोकेटेड है, चौस, हमने कल देखा था शिवालिक एरिया, शिवालिक रीजन के फुट हिल्स पे जहाँ पे पहले फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था उसको अभी चौस बोलते हैं हम। इसके अलावा गंगा प्लेन्स की बात करते हैं तो राजमहल हिल्स आ जाता है, मेघालय प्लेट्यू इसका पार्ट हो जाता है। इसके अलावा पेनिनसुलर इंडिया जो राजमहल हिल और कह सकते हैं हमारे गंगा प्लेन्स के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो गंगेटिक प्लेन्स है हमारे, यहाँ पे सिल्ट काफी ज्यादा लेके आती है रिवर्स, काफी ज्यादा सिल्ट लाने की वजह से उनका जो कोर्स है वो काफी चेंज होता रहता है। जैसे कि कोसी रिवर है बिहार में, जिसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स अपना कोर्स जो है वो उसको शिफ्ट करती रहती है, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट एंड देन वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, ये सब आ जाता है हमारे गंगा प्लेन्स के अंदर। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरबंस है वो भी इसी का ही पार्ट हो जाता है। रॉयल टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, उसमें अगर बात करें तो ऑक्सबो लेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिहार वाले रीजन में भी हमें ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलते हैं। देन असम प्लेन्स में पूर्वांचल हिल्स के फुट हिल्स पे लोकेटेड है बेसिकली। तो रिवराइन आइलैंड्स जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में हमें देखने को मिलते हैं, और एलुवियल फैंस, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं हमारे असम प्लेन के। इसके बाद क्वेश्चन है रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason. Assertion is the frequency of floods in the North Indian plains has increased during the last couple of decades. Reason इसका दिया गया है there has been reduction in the depth of river valleys due to the deposition of silt. तो ये करेक्ट है।
क्योंकि वो सिल्ट इतना हम्म डिपॉजिट करती है तो उनका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उस एरिया में कंटेन नहीं कर पाती एंड फिर कोर्स शिफ्ट होता है उनका, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं। देन नेक्स्ट इज असर्शन, गंगा प्लेन्स इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। आई थिंक ठीक होगा ये। रीजन इसका हाँ दिया है, करेक्ट है ये। गंगा इज द मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे हाँ वी गलत। कैन से सो, रीजन की वजह से द असर्शन और रीजनिंग दे आर करेक्ट। यहाँ पे क्या ठीक होना चाहिए ठीक क्योंकि नहीं है असर्शन का। सिर्फ रिवर की वजह से तो गंगा पॉपुलेशन कैंसर most, नहीं है। नहीं वो तो वाटर की वजह से, जैसे हमने शिफ्ट भी देखा था कि इनिशियली तो वेस्ट से ईस्ट साइड की तरफ जो मूवमेंट हो रही थी पॉपुलेशन की, सेटलमेंट्स की अराउंड दी रिवर्स, तो इट मेजर रीजन तो वाटर ही था ना उस टाइम पे। हम्म तो कौन सी रिवर मोस्ट हार्डेस्ट रिवर होगी? यहाँ पे ये तो बोल रहा है आर इज फॉल्स। ठीक ही होना चाहिए है ना, दोनों। ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिनसुला प्लेट्यू। तो पेनिनसुला प्लेट्यू की बात अगर करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में लोकेटेड है। इसकी बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो हर तरफ से ये हिल से बाउंडेड है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो अरावली डेली रिज लोकेटेड है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो गिर रेंज जो गुजरात का रीजन है उधर। नीचे जाते हैं तो कार्डामोम हिल्स जो है वो लोकेटेड है केरला तमिलनाडु वाले पार्ट में। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो राजमहल हिल्स लोकेटेड है। तो हर साइड से हम कह सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इट इज बाउंडेड बाय हिल्स, अरावली डेली रिज, गिर रेंज, कार्डामोम हिल्स एंड देन राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो गारो राजमहल गैप लोकेटेड है, जो कि सेपरेट करता है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू को। जो सेंट्रल पेनिनसुलर सेंट्रल हाईलैंड्स है या फिर हमारा डेक्कन ट्रैप है उसको सेपरेट करता है हमारे शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू से, जिसमें 3 हिल्स लोकेटेड है, दैट इज गारो, खासी एंड जांतिया। ये 3 हैं जो कि ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट नहीं है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट होते हैं, हमने कल देखा था। तो जो गारो राजमहल गैप है कहाँ से आया ये, एंड ये जो है दोनों को बेसिकली बोल सकते हैं अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब हमारे इंडियन प्लेट का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था, जब जिस टाइम पे हिमालयास का ओरिजिन हो रहा था, उस टाइम पे नॉर्थ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने की वजह से ये बड़ा फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ। किसके बीच में? मेघालय प्लेट्यू के बीच में और राजमहल हिल्स के बीच में। तो डिप्रेशन बेसिकली क्रिएट हो गया, जिसको धीरे धीरे डिपोजिशन एक्टिविटीज होने की वजह से फिलअप हो गया विद टाइम। अभी अगर बात करते हैं तो मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है वो हमारे पेनिनसुलर पूरा जो मेन ब्लॉक है उससे डिटैच्ड है इस गैप की वजह से। हमने पहले देखा था फॉर्मेशन के टाइम पे भी कि गोंडवाना रीजन में कोल फॉर्मेशन देखने को मिला, नर्मदा तापी रिफ्ट वैलीज फॉर्म हुई, जिसकी वजह से अभी भी इस वाले एरिया में हमें जो कोल है वो काफी ज्यादा उसकी माइनिंग अभी भी होती है। बसाल्टिक लावा का इरप्शन हुआ हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। अब अगर बात करें क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू के ब्लॉक की, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी एलिवेशन जो है वो डिफर करती है। जब हम वेस्ट, इसकी जो एलिवेशन है वो वेस्ट साइड में ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में जाते हैं ईस्ट साइड में कम है। तो वेस्ट साइड से ये ज्यादा उठा हुआ है, ईस्ट साइड से ये थोड़ा सा नीचे है, जो कि प्रूव भी किया जाता है बाय द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो भी यहाँ पे ज्यादातर वेस्ट टू ईस्ट होता है रिवर्स का, जिससे हमें एलिवेशन के बारे में भी पता चलता है। एवरेज एलिवेशन की बात करें पूरे पेनिनसुलर ब्लॉक की तो 600 से 900 मीटर्स तक देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स जैसे हिमालयास में देखा था, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स हो गए। ब्लॉक माउंटेन्स राउंडेड टॉप होते हैं उनके। ब्लॉक माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहां पे रिफ्ट वैली भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो रिफ्ट वैली भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो रिवर्स है वो माउंटेन्स में से कार्व करती हैं अपना एरिया, जिसमें से जिसकी वजह से जॉर्जेस फॉर्म होते हैं। रिवराइंस जो कि चंबल के एरिया में हम देख सकते हैं, और भिंड रिवर जो है उसके एरिया में हम देख सकते हैं रिवराइंस रिवाइंस और जॉर्जेस फॉर्म होते हैं। जो वैली है उसमें राउंडेड हिल्स होती हैं और ब्रॉड होती है वैली यहाँ पे।
इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा रॉकी स्ट्रक्चर होता है और टॉर्स देखने को मिलता है। टॉर्स मतलब ग्रेनाइट जैसे, जो कि काफी ज्यादा वेदर्ड रॉक्स होते हैं, या फिर वो ऐसे वेदर्ड रॉक्स ही यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं इसके। डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं जो कि इस एरिया में लोकेटेड है। तो डेक्कन ट्रैप में कौन कौन से हमारे स्टेट्स आते हैं? महाराष्ट्र का रीजन, गुजरात का कुछ साउथर्न, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न रीजन, इसके अलावा कर्नाटका का नॉर्दर्न रीजन, देन मालवा प्लेट्यू। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्रॉप उगाई जाती है? दैट इज कॉटन। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलता है, एंड रॉक जो कॉमनली यहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, वो है बसाल्ट रॉक। तो ब्लैक सॉइल और बसाल्ट रॉक डेक्कन ट्रैप में। इसके बाद अगर माउंटेन रेंजेस की बात करें पेनिनसुला प्लेट्यू में हमारे, तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं अरावली। अरावली के नीचे लोकेटेड है विंध्या रेंज। इसके बाद सतपुरा रेंज, सतपुरा के बाद नीचे आते हैं तो महादेव, और इनके ईस्टर्न साइड में माइकल रेंज। इसके अलावा नीचे ये हमारा, हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में नीचे यहाँ पे आ जाएगा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी के नीचे अनायमलाई हिल्स आई थिंक, एंड उसके नीचे कार्डमोम हिल्स। देन हमारे ईस्टर्न घाट पे भी ऐसे हिल्स लोकेटेड है। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटी हो गया। ये नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट, नर्मदा के नीचे और इन सारे रेंजेस के नीचे हमारा हो जाएगा डेक्कन प्लाट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड की अगर यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट 4 से 5 रेंजेस आ गए। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है इंपॉर्टेंट रेंज, हमने देख ली यहाँ पे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इस सेंट्रल हाईलैंड का, उसमें लोकेटेड है हमारा छोटा नागपुर प्लाट्यू। छोटा नागपुर प्लाट्यू जहाँ पे राजमहल हिल्स लोकेटेड है, एंड इसको हम पैटलैंड भी बोलते हैं। तो पैटलैंड प्लाट्यू भी बोलते हैं हमारे छोटा नागपुर प्लाट्यू को। छोटा नागपुर प्लाट्यू में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी? झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आ जाएगा, एंड देन वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो लोकली इसको पैटलैंड भी बोलते हैं। पैटलैंड का मतलब होता है ऐसा प्लाट्यू जिसका थोड़ा लेवल हाई है बाकी के एरिया से। राजमहल हिल्स जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, एंड मिनरल्स में काफी ज्यादा रिच है ये प्लाट्यू। इसके अलावा वेस्टर्न साइड में अगर आते हैं, जो वेस्टर्न साइड, जो अरावली रिज जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे राजस्थान, जैसलमेर, ये सारी चीजें, ये सारे एरियाज की अगर बात करें, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की फीचर हमें देखने को मिलता है बार्चन्स। बार्चन्स मतलब जो सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, क्रेसेंट शेप में जो सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, उनको हम बार्चन्स बोलते हैं, जो कि वेस्ट में जैसलमेर वाला जो एरिया है इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस हो चुका है इस पूरे रीजन में। हिस्ट्री की जब हमने बात भी की थी, इसी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मार्बल, स्लेट, जेनिस, ये अभी भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज, जो कि काफी सारी विंध्यान रेंज से, कायमुर रेंज से यहाँ से ओरिजिनेट होती है। बनस, जो कि चंबल रिवर की सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है, वो ओरिजिनेट होती है हमारे अरावली के वेस्ट से। तो ये जो अरावली है इसके वेस्ट पार्ट से वो ओरिजिनेट होती है। इस मैप में एक और मिस्टेक ये है, जो नर्मदा रिवर है इट इज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुड़ा, तो उन दोनों के बीच में से फ्लो करती है नर्मदा। हम्म, और ठीक है। सतपुड़ा के साउथ में फिर तापी रिवर। सतपुरा के साउथ में तापी रिवर, एंड विंध्या और हम्म। सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर। राइट। हम्म। इसके बाद डेक्कन प्लाट्यू की बात करते हैं। डेक्कन प्लाट्यू के नॉर्थ में हमने देखा कि सारे हिल्स प्रेजेंट है, सतपुरा, माइकल, महादेव। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। और डेक्कन प्लाट्यू भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महाराष्ट्र प्लाट्यू, कर्नाटका प्लाट्यू और तेलंगाना प्लाट्यू। इसके अलावा अगर बात करें डेक्कन प्लाट्यू के बारे में, तो वॉल्केनिक ओरिजिन है, हम देख चुके हैं। सेडिमेंट्री लेयर फॉर्म हुई थी, जो लावा है सॉलिडिफाई हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं बसाल्ट रॉक अभी भी देखने को मिलती है। महाराष्ट्र प्लाट्यू जो है बसाल्टिक रॉक और रिगर सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है। कर्नाटका प्लाट्यू, जिसको मैसूर प्लाट्यू भी बोलते हैं हम, यहाँ पे हमें प्लेन्स जो बोल सकते हैं हम, जो वेस्टर्न हिली पार्ट है यहाँ पे, और कुछ प्लेन पार्ट है जिसको मैदान बोलते हैं।
इसके अलावा अगर डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करें, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जैसे कि पूरे पेनिनसुलर ब्लॉक में देखा जाता है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। एंड काफी ज्यादा रिवर्स होने की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन का यहाँ पे बेसिकली पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू में। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें जब लावा सॉलिडिफाई हुआ था तो स्टेप लाइक अपीयरेंस अभी भी देखने को मिलता है। जब भी हमारा जो रॉक्स हैं, बेसाल्टिक रॉक्स हैं, जब सरफेस पे आते हैं उनमें अभी भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें स्टेप लाइक अपीयरेंस हमें दिखता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करते हैं, ये वाला पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो हमने देखा मेघालय प्लेट्यू जो है वो सेपरेटेड है गारो और राजमहल गैप की वजह से। इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो शिलोंग पीक है वो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पूरे प्लेट्यू का। कुछ कुछ हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है, गारो खासी, जैंतिया, मिकिर हिल्स भी लोकेटेड है। इसके अलावा मेघालय प्लेट्यू जो है वो कोल में, आयरन ओर में, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम में, इन सब में रिच है। इसके अलावा सरफेस जो है हमारे मेघालय प्लेट्यू का वो हाईली इरोडेड है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है। चेरापूंजी जहाँ पे रॉकी सरफेस और वेजिटेशन काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, रॉकी सरफेस है तो वेजिटेशन काफी कम है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके बाद अगर बात करें जैसे कि इम्पोर्टेंट हमारे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे पहले हिल्स के टाइप की बात करें तो जितने भी पेनिनसुलर रीजन में हिल्स हैं उनको हम रेजिड्यूअल हिल्स बोलते हैं। क्यों? पहले के जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो अपलिफ्टेड ब्लॉक था या सबसाइडेड ब्लॉक था उसके रेमिनेंट्स हैं ये, इसीलिए इनको रेजिड्यूअल हिल्स बोलते हैं। बट जो हिमालयस है उसको, उसके साथ ये सिमिलर केस नहीं है, उनका ओरिजिन हुआ था एंड वो प्राइमरी ओरिजिन जो हुआ था वो हिमालयस का ही था। ये जो है रेजिड्यू बेसिकली जो बच गया पहले मिलियन ऑफ ईयर्स पहले के अपलिफ्टेड ब्लॉक का, उनसे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में हिल्स बनी। सबसे पहले अरावली माउंटेन आ जाता है। हिमालयस को तो हम फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। हम्म, किसको फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे आप बोल रहे हो? हिमालयास फोल्ड माउंटेन्स हुए ना, क्योंकि हाँ, दो इसलिए प्लेट तो सबमर्ज हो रही है। यंगेस्ट बोलते हैं उनको। हम्म। और जो अरावली है जैसे वो भी फोल्ड माउंटेन होता है बट ओल्डेस्ट, क्योंकि रेमिनेंट। ओल्डेस्ट रहा। हम्म। इसके अलावा दिल्ली रिज प्रेजेंट है, दिल्ली के पास, उदयपुर के पास जारगा प्रेजेंट है। माउंट आबू इम्पोर्टेंट हिल हो जाती है, माउंट आबू हिल स्टेशन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे गुरु शिखर पीक वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो दिल्ली रिज जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये डिसकॉन्टिन्यूस रिज है, दिल्ली से लेके अजमेर तक जाती है। और इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू में लोकेटेड है। सो जैन टेम्पल भी एक इम्पॉर्टेंट है माउंट आबू में, दिलवारा जैन टेम्पल। इसके बाद आते हैं विंध्यान रेंज पे। तो विंध्यान रेंज जो है नर्मदा सोन वैली के पैरेलली चलती है। जनरल एलिवेशन इसकी 300 से 600 मीटर्स तक रहती है। सेडिमेंट्री, इग्नियस वो सारी रॉक्स मिलती हैं देखने को। एंड जैसा कि बताया विंध्यान और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। फिर आते हैं सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में डिफरेंट हिल्स लोकेटेड है जिसमें महादेव, माइकल, बरवानी, बिजाघर, ये सब हिल्स अलग अलग लोकेटेड है हमारे सतपुरा रेंज के अंदर। तो टोटल 7 माउंटेन्स लोकेटेड है सतपुरा रेंज के अंदर जो कि नर्मदा और तापी दोनों के बीच में पैरेलली चलती हैं। कहाँ तक पैरेलली जाती है? महाराष्ट्र से एमपी। इसके अलावा अगर बात करें महादेव हिल्स में हाईएस्ट पीक की, तो धूपघर जो है वो महादेव हिल्स में हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज में। इसके अलावा अमरकंटक इंपॉर्टेंट रेंज आ जाती है जो कि माइकल हिल्स में हाईएस्ट पीक है। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है जिसमें नर्मदा है और सोन रिवर है। तो अगर नॉर्थ से अगर साउथ में आते हैं तो पहले विंध्यान माउंटेन रेंज है, फिर नर्मदा फ्लो हो रही है, फिर हमारा सतपुरा रेंज है। सतपुरा के नीचे जो 7 हमने बात की हिल्स वो लोकेटेड है। महादेव हिल लोकेटेड है नीचे। महादेव हिल के नीचे तापी रिवर फ्लो करती है, तापी के भी नीचे हम जैसे देख रहे हैं अजंता हिल्स जो है वो है। तो सतपुरा,
महादेव और अजंता के बीच में तापी रिवर फ्लो हो रही है। फिर माइकल हिल जहां से सोन और नर्मदा हमने ओरिजिन देखा। और जो महानदी आई थिंक उसका भी ओरिजिन यहीं से ही होता है, या वो फ्लो करती है माइकल हिल से। आई थिंक फ्लो करती है महानदी भी। हाँ, ओरिजिन वहीं से ही है, वहीं से ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ही, महादेव हिल्स। महादेव से, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे हम देखें तो नॉर्थ से साउथ नीलगिरी, अनामलाई और कार्डामोम हिल्स। एंड ये जो ईस्टर्न घाट वाला रीजन है इसमें यहाँ पे मार्ग नहीं है, बट अगर नॉर्थ से साउथ यहाँ पे जाते हैं तो नल्लामलाई हिल्स सबसे पहले, फिर नल्लामलाई के नीचे पलकोंडा रेंज, फिर उसके नीचे अगर बात करें तो जवदी हिल्स, फिर शिवरॉय एंड फिर बाबा बूडन हिल्स। तो ये 3 से 4 ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, नल्लामलाई, पलकोंडा, उसके बाद जवदी, बाबा बूडन, और फिर वहां से हमारा कार्डामोम, अनामलाई और नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न साइड में। सो ये इंपॉर्टेंट हिल्स हो गई हमारी सारी माउंटेन रेंजेस जो कि पेनिनसुला पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लाटियो में लोकेटेड है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आ जाता है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है, तो तापी रिवर से लेके कन्याकुमारी तक लोकेटेड है हमारा वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की बात करें कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है, महानदी वैली से लेके साउथ में जो नीलगिरी है वहां तक ये स्ट्रेच करता है। एवरेज विड्थ जो है वेस्टर्न घाट की कम होती है, ईस्टर्न घाट की ज्यादा है। ईस्टर्न घाट की बात करें तो 100 से 200 किलोमीटर तक है, और वेस्टर्न घाट की 50 से 60 70 आई थिंक इतनी किलोमीटर से ही तक ही है। ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर है हम देख रहे हैं वो वेस्टर्न घाट की साइड से ओरिजिनेट होती है एंड देन फ्लो करती है हमारी ईस्टर्न साइड की तरफ एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कोई भी मेजर जो हमारी रिवर है पेनिनसुलर रिवर वो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कोई भी मेजर रिवर ओरिजिनेट नहीं होती हमारी ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट की बात करें तो डिसकॉन्टिन्यूस ज्यादा है ये, और हिल्स का जो हाइट है यहाँ पे कम है इफ वी कंपेयर इट टू दी वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा कॉन्टिन्यूस है, और कुछ कुछ पासेस के थ्रू ही उसको पास किया जा सकता है, क्रॉस किया जा सकता है। एवरेज एलिवेशन वेस्टर्न घाट के हिल्स की ज्यादा है, और जो ईस्टर्न घाट्स में हिल्स है उनमें कम है। ईस्टर्न घाट में अगर हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर्स तक एलिवेटेड है, तो हाईएस्ट महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट्स में। और अगर वेस्टर्न घाट में बात करते हैं तो अनाईमुडी वो हमारी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा कुछ लोकल नेम से भी जाना जाता है, जैसे वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है इन महाराष्ट्र, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में, तमिलनाडु में। उसके अलावा अनाईमलाई हिल्स और कार्डामोम हमारे केरला वाले रीजन में। इसके अलावा ईस्टर्न घाट की सीन बात करते हैं तो मलिया या फिर मदगुला कोंडा जो रेंजेस है वो हमारे उड़ीसा वाले पार्ट में लोकेटेड है। नल्लामला और पलकोंडा रेंजेस जो है वो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में लोकेटेड है। अगर साउथ में जाते हैं छोटी छोटी कुछ हिल्स लोकेटेड है जिसमें जवदी, शेवरॉय, पंचाई मल्लाई, सिरुमल्लाई, और एक और है वरुषनाथ करके कोई हिल है। तो ये नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो ये हिल्स लोकेटेड है, जवदी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट अगर बोले तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा मिलती है, मतलब एक साइड ऑफ जो जिस साइड रेन आ रही है मतलब एक ओशन का स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट है, एक साइड पे हमें ज्यादा हिल मिलती है, ज्यादा रेनफॉल मिलती है, और जो ऑपोजिट साइड है उस हिल की वहां पे हमें रेनफॉल नहीं